1928 का साल, और पूरे भारत में जैसे एक ही आवाज गूंज रही थी, साइमन वापस जाओ। और फिर वो खबर आई जिसने सबको हिला दिया, लाला लाजपत राय की शहादत। ये सोचना भी अजीब लगता है कि एक कमीशन जो बना तो था संवैधानिक सुधारों के लिए, उसका इतना जबरदस्त, इतना हिंसक विरोध क्यों हुआ? हाँ, और यही सवाल आज हमारी बातचीत का बिल्कुल केंद्र बिंदु है। हम बात कर रहे हैं साइमन आयोग की। ब्रिटिश सरकार ने इसे 8 नवंबर 1927 को बनाया था। 7 ब्रिटिश सांसद थे इसमें। सिर्फ ब्रिटिश सांसद? जी हाँ, सातों के सातों ब्रिटिश। इनका काम था भारत सरकार अधिनियम 1919, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहलाते हैं, उनकी समीक्षा करना और आगे के संवैधानिक बदलावों पर अपने सुझाव देना। नाम पड़ा इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम पर। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये आयोग, जिसका इरादा शायद सुधार का रहा हो, वो इतने बड़े विरोध और टकराव की वजह कैसे बन गया, और कैसे शायद अनजाने में ही इसने भारत की आज़ादी की लड़ाई को एक नई शक्ल दे दी। तो शुरू करते हैं इसके बनने के कारण से। जैसा आपने कहा, 1919 के एक्ट की समीक्षा करनी थी। एक्ट में वैसे प्रावधान था कि 10 साल बाद समीक्षा होगी। हाँ, तो फिर ये 2 साल पहले क्यों आ गया, 1927 में ही? सही सवाल है। उस समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री थे स्टेनली बाल्डविन और भारत सचिव थे लॉर्ड बर्किनहेड। उन्हीं की पहल पर यह हुआ। शायद ब्रिटेन में जो चुनाव होने वाले थे, कंजर्वेटिव सरकार ने सोचा कि कहीं लेबर पार्टी ना आ जाए और वो भारत के प्रति कुछ ज्यादा नरम रुख ना अपना ले, तो पहले ही इसे निपटा लिया जाए। अच्छा, ये राजनीतिक गणित भी था। और सदस्य, ये तो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी। 7 सदस्य और सातों अंग्रेज। जी हाँ, इसीलिए तो इसे श्वेत कमीशन या व्हाइट कमीशन कहा गया। अपमानजनक माना गया इसे। सर जॉन साइमन, जो लिबरल पार्टी के थे, वो अध्यक्ष थे। और एक नाम इसमें बड़ा दिलचस्प है, क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली? वही जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। बिल्कुल वही। जिनके प्रधानमंत्री रहते हुए भारत को आजादी मिली, वो उस समय लेबर पार्टी के सदस्य के तौर पर इस कमीशन में थे। इनके अलावा कंजर्वेटिव पार्टी के जॉर्ज लेन फॉक्स, डोनाल्ड हावर्ड, एडवर्ड कैडागन थे, लेबर से बर्नॉन हॉटशॉन और लिबरल से हैरी लेवी लॉसन। लेकिन मुद्दा ये कि एक भी भारतीय क्यों नहीं? यही तो कहते हैं कि तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने ही सुझाव दिया था कि भारतीयों को शामिल ना किया जाए। उनका शायद मानना था कि भारतीय आपस में सहमत नहीं हो पाएंगे। और बस इसी एक बात ने, इसी एक फैसले ने पूरे भारत को जैसे एक साथ खड़ा कर दिया विरोध में। ये तो सीधे सीधे भारतीयों के आत्मसम्मान पर चोट थी। बिल्कुल ऐसा लगा कि भाई हमारे ही भविष्य का फैसला होना है और हमसे पूछा तक नहीं जा रहा। प्रक्रिया में शामिल करना तो दूर की बात है। इसे एक तरह का नस्लीय अहंकार समझा गया। और नतीजा, लगभग सभी बड़े भारतीय राजनीतिक दलों और समूहों ने कहा, हम इसका बहिष्कार करेंगे। कांग्रेस ने तो शायद दिसंबर 1927 में ही मद्रास अधिवेशन में फैसला कर लिया था। जी हाँ, और फिर इलाहाबाद में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, उसने भी बहिष्कार का निर्णय लिया। इसमें कांग्रेस तो थी, शुरुआत में मुस्लिम लीग का भी एक बड़ा धड़ा इनके साथ था। अच्छा, और कौन कौन थे बहिष्कार में? तेज बहादुर सप्रू की लिबरल फेडरेशन थी, हिंदू महासभा थी, किसान मजदूर पार्टी थी, यहां तक कि फिक्की जैसा व्यापारिक संगठन भी विरोध में उतर आया। ये अपने आप में एक बड़ी बात थी, इतनी पार्टियों का एक मुद्दे पर साथ आना। लेकिन क्या ये विरोध बिल्कुल सर्वसम्मत था? क्या कोई ऐसे भी समूह थे जिन्होंने कहा कि नहीं, हम आयोग से बात करेंगे? हाँ, कुछ महत्वपूर्ण अपवाद थे। जैसे मद्रास में जस्टिस पार्टी थी, जो गैर ब्राह्मण आंदोलन से जुड़ी थी। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी थी, जिसका आधार जमींदारों में था। और सबसे अहम नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने सहयोग का फैसला क्यों किया? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर और उनके नेतृत्व वाले कुछ दलित संगठन, जैसे ऑल इंडिया अछूत फेडरेशन, इनका मानना था कि कांग्रेस और दूसरे राष्ट्रवादी दल दलितों के हितों की अनदेखी करते हैं। उन्हें लगा कि ये एक मौका है अपनी बात सीधे ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाने का। बॉम्बे विधान परिषद ने तो उन्हें आयोग के साथ काम करने के लिए बाकायदा चुना भी था। तो उन्होंने क्या मांगी रखी आयोग के सामने? उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण मांगे रखी, जैसे पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, प्रांतों को पूरी स्वायत्तता मिले, और सबसे जरूरी, दलित वर्गों के अधिकारों की संवैधानिक गारंटी हो। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि दलितों को हिंदू समाज का हिस्सा न मानकर एक अलग स्वतंत्र अल्पसंख्यक वर्ग माना जाए। ये तो एक जटिल स्थिति थी। मतलब एक तरफ राष्ट्रव्यापी विरोध और दूसरी तरफ कुछ समूह अपने विशेष हितों के लिए आयोग से उम्मीद लगाए हुए थे। जी, मोहम्मद शफी के नेतृत्व वाला मुस्लिम लीग का एक गुट भी था, जिसने आयोग का समर्थन किया। वो कांग्रेस के फैसले से अलग हो गए थे।
इससे लीग के अंदर के मतभेद भी सामने आते हैं। लखनऊ के कुछ तालुकदार और सेंट्रल सिख संघ भी थे जिन्होंने विरोध नहीं किया। खैर, विरोध अपनी जगह, समर्थक अपनी जगह। आयोग तो भारत आ ही गया। 3 फरवरी 1928 बम्बई। कैसा मंजर रहा होगा वो। माहौल में जबरदस्त गर्मी थी। जैसे ही आयोग के सदस्य पानी के जहाज से उतरे, बम्बई बंदरगाह पर उनका स्वागत हुआ काले झंडों से और साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारों से। पूरा शहर बंद था, हड़ताल थी, सड़कों पर लोग थे। ये सिर्फ एक झलक थी कि आगे क्या होने वाला है। मतलब आयोग जहां जहां गया यही नारे, यही काले झंडे। बिल्कुल। लखनऊ में भी बड़ा विरोध हुआ। वहां विरोध का नेतृत्व कर रहे थे खलीकुज्जमा, और वहां शायद लाठीचार्ज भी हुआ था जिसमें बड़े नेता घायल हुए। हाँ, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, ये सब घायल हुए। कहते हैं गोविंद वल्लभ पंत को इतनी गंभीर चोटें आईं कि उसका असर उन पर जिंदगी भर रहा। वो शारीरिक रूप से कुछ अक्षम से हो गए थे। उफ। मद्रास में भी सुना है टी प्रकाशम ने नेतृत्व किया था, लेकिन जो सबसे दुखद और जिसके परिणाम बहुत दूर तक गए, वो घटना लाहौर में हुई। लाहौर 30 अक्टूबर 1928। कुछ स्रोत 31 अक्टूबर भी कहते हैं। तारीखों में थोड़ा फर्क मिलता है। लाला लाजपत राय, जिन्हें शेरे पंजाब कहा जाता था, वो एक बहुत बड़े शांतिपूर्ण जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। नौजवान भारत सभा के कार्यकर्ता व्यवस्था देख रहे थे। शांतिपूर्ण जुलूस पर भी लाठीचार्ज क्यों हुआ? पुलिस अधीक्षक था जेम्स ए स्कॉट। उसने आदेश दिया और उसका सहायक उप अधीक्षक जेपी सैंडर्स, उसने खुद लाठियां चलाईं। कई प्रत्यक्षदर्शियों और स्रोतों का कहना है कि लालाजी को जानबूझकर निशाना बनाया गया। उनकी छाती पर बहुत बेरहमी से लाठियां मारी गईं। वो बुरी तरह घायल हो गए। बिल्कुल। और उसी घायल हालत में लालाजी ने वो शब्द कहे जो इतिहास बन गए। कहा, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। या जैसा कुछ और स्रोतों में आता है, आज मेरे ऊपर बरसी हर एक लाठी की चोट अंग्रेजों की ताबूत की कील बनेगी। दोनों का मतलब एक ही था। और फिर 17 नवंबर 1928 को उन्हीं चोटों की वजह से उनका देहांत हो गया। ये तो एक राष्ट्रीय त्रासदी थी। पूरे देश में शोक और गुस्सा फैल गया होगा। पूरा देश सकते में था। महात्मा गांधी ने कहा, भारतीय सौरमंडल का एक सितारा डूब गया है। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, यह भारत के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मोतीलाल नेहरू ने उन्हें शांति दूतों के बीच राजकुमार कहा। यहां तक कि सर जॉन साइमन ने भी औपचारिक शोक जताया। लेकिन इस शहादत ने जैसे आग में घी डाल दिया। हाँ, खासकर क्रांतिकारियों के लिए। ये सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं थी, ये पूरे राष्ट्र का अपमान था। यहीं से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। उन्होंने तय किया, खून का बदला खून से लेंगे। 10 दिसंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के खंडरों में एक गुप्त मीटिंग हुई। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, जयगोपाल, सब बड़े क्रांतिकारी थे उसमें। और लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था स्कॉट, जिसने लाठीचार्ज का आदेश दिया था। भगत सिंह ने खुद कहा था कि स्कॉट को मारना है। लेकिन मारा गया सैंडर्स 17 दिसंबर 1928 को। पहचानने में गलती हो गई। जयगोपाल को जिम्मेदारी दी गई थी पहचानने की। उसने स्कॉट के धोखे में सैंडर्स की तरफ इशारा कर दिया। जैसे ही सैंडर्स अपने दफ्तर से मोटरसाइकिल पर निकला, राजगुरु ने पहली गोली मारी। फिर भगत सिंह ने भी गोलियां चलाई। वो वहीं ढेर हो गया। ये तो सीधी चुनौती थी ब्रिटिश राज को। बहुत बड़ी चुनौती। अगले दिन लाहौर की दीवारों पर HSRA के पोस्टर लगे थे, जिसमें लालाजी की मौत का बदला लेने का साफ ऐलान था। और फिर इन क्रांतिकारियों का लाहौर से निकलना, वो भी अपने आप में एक कहानी है। बिल्कुल। भगत सिंह ने अपना भेष बदला, क्लीन शेव, हैट लगाकर। दुर्गा भाभी, क्रांतिकारी भगवती चरण वोहरा की पत्नी, और उनके बच्चे के साथ फर्स्ट क्लास के डिब्बे में सवार हुए। राजगुरु उनके नौकर बनकर दूसरे डिब्बे में, और चंद्रशेखर आजाद वो साधु के वेश में। सब अलग अलग रास्तों से कलकत्ता मेल पकड़कर निकल गए। कलकत्ता में फिर आगे की योजना बनी असेंबली बम कांड की। जी। कलकत्ता में मुलाकातें हुई, भगवती चरण वोहरा भी वहीं थे। वहीं पर सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने की योजना को अंतिम रूप दिया गया। लेकिन ये बम कांड क्यों? इसका मकसद क्या था? क्या किसी को मारना था? नहीं, मकसद मारना नहीं था। ये असल में 2 कानूनों के विरोध में था, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल। ये दोनों बिल सरकार को बहुत ज्यादा शक्तियां दे रहे थे, किसी को भी शक के आधार पर बिना मुकदमे के हिरासत में लेने की और मजदूर आंदोलनों को कुचलने की। HSRA ने सोचा कि जब ये बिल असेंबली में पास हो रहे हों, तभी बम फेंककर अपना विरोध जताया जाए।
जैसा भगत सिंह ने बाद में कहा भी, मकसद बहरों को सुनाना था। बम फेंके ताकि किसी को चोट न लगे, साथ ही पर्चे फेंके और नारे लगाए, इंकलाब जिंदाबाद। हंगामा तो मच गया होगा। जबरदस्त। जॉर्ज शुस्टर, जो उस समय वित्त सदस्य थे, वो मेज के नीचे छिप गए। सार्जेंट टेरी डर गए थे, लेकिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त भागे नहीं। उन्होंने वहीं खड़े रहकर नारे लगाए और जानबूझकर अपनी गिरफ्तारी दी। गिरफ्तारी क्यों दी? भाग सकते थे। उनका मकसद ही यही था। वो अदालत को अपने विचारों, अपनी क्रांति के फलसफे को देश तक पहुंचाने का एक मंच बनाना चाहते थे। धमाका तो सिर्फ एक जरिया था ध्यान खींचने का। इसके बाद तो फिर लंबा मुकदमा चला होगा। हाँ, पहले दिल्ली जेल, फिर लाहौर शिफ्ट किया गया। भगत सिंह को मियांवाली जेल में रखा गया। सांडर्स हत्याकांड और असेंबली बम कांड दोनों को मिलाकर मुकदमा चला, जिसे लाहौर षड्यंत्र केस कहा गया। और फैसला? 7 अक्टूबर 1930 को फैसला आया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को सांडर्स हत्याकांड में फांसी की सजा सुनाई गई। बटुकेश्वर दत्त को असेंबली बम कांड के लिए आजीवन कारावास। और भी कई क्रांतिकारी थे, कमलनाथ तिवारी, विजय कुमार सिन्हा, जयदेव कपूर, शिव वर्मा, गया प्रसाद, किशोर लाल, महावीर सिंह, इन सबको आजीवन कारावास मिला। कुंदन लाल को 7 साल, प्रेमदत्त को 3 साल की सजा हुई। इस फैसले ने और फिर बाद में फांसी ने पूरे देश के युवाओं पर बहुत गहरा असर डाला। बिल्कुल। भगत सिंह और उनके साथी राष्ट्रीय हीरो बन गए। इंकलाब का नारा घर घर पहुंच गया। तो ये तो था साइमन कमीशन के विरोध का एक पहलू, क्रांतिकारी प्रतिक्रिया। लेकिन वापस अगर कमीशन पर आए, तो इतनी उथल पुथल के बीच उसने अपनी रिपोर्ट कब दी और क्या कहा उसमें? आयोग ने भारत के 2 दौरे किए थे, फरवरी-मार्च 1928 और फिर अक्टूबर 1928 में। फिर वो वापस गए और अपनी रिपोर्ट तैयार की, जो मई 1930 में पेश की गई और 27 मई 1930 को प्रकाशित हुई। 2 वॉल्यूम में थी ये रिपोर्ट। तो क्या थी मुख्य सिफारिशें? क्या उनमें कुछ ऐसा था जो भारतीयों को मंजूर होता? देखिए, एक बड़ी सिफारिश थी कि प्रांतों में जो द्वैध शासन यानी डायरकी चल रही थी, उसे खत्म किया जाए। ये वो व्यवस्था थी जिसमें कुछ विभाग गवर्नर के पास रहते थे और कुछ चुने हुए मंत्रियों के पास। आयोग ने कहा कि इसे खत्म करके प्रांतों में एक तरह की जिम्मेदार सरकार और स्वायत्तता दी जाए। ये तो सुनने में ठीक लगता है, प्रांतों को ज्यादा अधिकार। लेकिन केंद्र का क्या? बस यहीं पर रिपोर्ट ने निराश किया। केंद्र के स्तर पर किसी भी तरह की जिम्मेदार सरकार बनाने की बात को सिरे से नकार दिया गया। कहा गया कि अभी भारत इसके लिए तैयार नहीं है। गवर्नर जनरल और गवर्नरों को बहुत ज्यादा विशेष शक्तियां दी गईं। आंतरिक सुरक्षा, वित्तीय स्थिरता, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, इन सब के नाम पर असल कंट्रोल उन्हीं के हाथ में रखा गया। और प्रतिनिधित्व के मामले में वो जो पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स की व्यवस्था थी, उसका क्या हुआ? उसे जारी रखने की सिफारिश की गई। ये कहा गया कि भाई, जब तक हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तनाव कम नहीं होता, ये व्यवस्था जरूरी है। ये एक ऐसी सिफारिश की जिसने आगे चलकर बंटवारे की राजनीति को और हवा दी। और हाँ, जो सार्वभौमिक मताधिकार की मांग थी, उसे भी खारिज कर दिया। मतलब वोट देने का अधिकार सबको नहीं मिलेगा। तो फिर केंद्र की विधानसभा कैसे बनेगी? सुझाव था कि केंद्रीय विधानमंडल को संघीय भावना के आधार पर बनाया जाए, लेकिन सदस्य सीधे जनता ना चुने। उन्हें प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने। ये भी पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं था। और क्या खास बातें थीं रिपोर्ट में? संघवाद यानी फेडरेशन का जो विचार था, उसे माना तो गया, पर कहा कि यह भी निकट भविष्य में संभव नहीं है। बर्मा यानी आज का म्यांमार, उसे भारत से अलग करने का सुझाव था। सिंध को बंबई प्रेसिडेंसी से अलग करने का, उड़ीसा को एक नया प्रांत बनाने की सिफारिश थी। कुछ और भी? हाँ, सेना का भारतीकरण करने की बात कही गई। उच्च न्यायालयों को भारत सरकार के अधीन लाने का सुझाव था। भारत परिषद, इंडिया काउंसिल को बनाए रखने, लेकिन उसके अधिकार कम करने की बात थी। लेकिन जो सबसे बड़ी उम्मीद थी, डोमिनियन स्टेटस यानी ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन का दर्जा, जिसकी मांग तब तक कांग्रेस के नरमपंथी नेता भी करने लगे थे, वो देने से भी साफ इनकार कर दिया गया। तो कुल मिलाकर ये रिपोर्ट भारतीय उम्मीदों पर बिल्कुल खरी नहीं उतरी। एक तरह से टू लिटिल टू लेट वाली बात हो गई। बिल्कुल, रिपोर्ट से घोर निराशा हुई। तो फिर इसका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर असर क्या पड़ा? क्या सिर्फ निराशा ही हाथ लगी? निराशा तो थी, लेकिन इसका असर बहुत गहरा और कुछ हद तक अप्रत्याशित भी हुआ। इसने आंदोलन को कमजोर करने के बजाय और तेज कर दिया। पहली बात तो ये कि साइमन विरोध ने, जैसा हमने शुरू में कहा, एक अभूतपूर्व राष्ट्रीय एकता दिखाई थी। भले ही वो एकता बाद में कायम नहीं रह सकी, लेकिन उस वक्त ये साबित हो गया था कि भारतीय जनता एकजुट होकर ब्रिटिश नीतियों का जबरदस्त विरोध कर सकती है।
इसने आगे के आंदोलनों के लिए एक आप कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक बढ़त दे दी। और युवाओं की भूमिका? आपने नेहरू और बोस का जिक्र किया था। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण था। साइमन विरोध प्रदर्शनों ने जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा जोशीले नेताओं को राष्ट्रीय पटल पर स्थापित कर दिया। छात्रों और युवाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इससे पूरे आंदोलन में एक नई ऊर्जा आई। पंजाब नौजवान भारत सभा, मजदूर किसान पार्टियां, हिंदुस्तानी सेवा दल जैसे नए संगठन जो ज्यादा उग्र और समाजवादी विचारों वाले थे, वो मजबूत हुए। तो क्या इसी वजह से पूर्ण स्वराज की मांग ज्यादा प्रबल हो गई? डोमिनेंट स्टेटस पीछे छूट गया? निश्चित रूप से। अब कांग्रेस के अंदर का युवा वर्ग, खासकर नेहरू और बोस, वो डोमिनियन स्टेटस से संतुष्ट नहीं था। उन्हें चाहिए थी पूर्ण स्वतंत्रता, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। उन्होंने इसी मांग को लेकर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग भी बनाई। अब सिर्फ राजनीतिक आजादी ही नहीं, बल्कि समाजवादी तर्ज पर सामाजिक और आर्थिक सुधारों की बात भी होने लगी थी। इसी दौरान नेहरू रिपोर्ट भी आई थी ना, लॉर्ड बर्किनहेड की चुनौती के जवाब में? जी हाँ, अगस्त 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा पेश किया। ये एक तरह से ब्रिटिश सरकार को जवाब था कि भारतीय अपना संविधान खुद बना सकते हैं। हालांकि उसमें भी लक्ष्य डोमिनियन स्टेटस ही रखा गया था, जिस पर नेहरू और बोस जैसे युवा नेताओं को आपत्ति थी। और यहीं पर फिर वो सांप्रदायिक मतभेद वाला मुद्दा भी उठा। हाँ, दुर्भाग्य से मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट के कई बातों को मानने से इनकार कर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने मार्च 1929 में अपने मशहूर 14 सूत्र पेश किए, जो आगे चलकर मुस्लिम लीग की राजनीति का आधार बने। दूसरी तरफ हिंदू महासभा की अपनी चिंताएं थीं। तो साइमन आयोग और उसके बाद की घटनाओं ने संवैधानिक सवाल को सुलझाने के बजाय शायद और उलझा दिया। और इसी उलझन को सुलझाने के लिए फिर गोलमेज सम्मेलनों का रास्ता निकला। बिल्कुल। साइमन रिपोर्ट पर विचार करने और भारत की संवैधानिक समस्या का कोई हल निकालने के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन हुआ। पहला 1930 में, दूसरा 31 में, तीसरा 32 में। लेकिन वो भी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए, खासकर इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने सिर्फ दूसरे सम्मेलन में हिस्सा लिया था। तो अगर हम इस पूरी कहानी को, उस पूरे घटनाक्रम को समेटें, तो ये कह सकते हैं कि एक आयोग जो बना तो था सुधार के नाम पर, लेकिन उसके बनने का तरीका ही ऐसा था कि उसने जबरदस्त विरोध पैदा किया। हाँ, भारतीयों को बाहर रखना ही सबसे बड़ी भूल थी। फिर राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन हुए, साइमन गो बैक के नारे लगे, लाला लाजपत राय जैसी दुखद शहादत हुई, जिसने क्रांतिकारियों को प्रेरित किया। सांडेस की हत्या और असेंबली बमकांड उसी का नतीजा थे। फिर आयोग ने जो रिपोर्ट दी, उसने भी किसी को संतुष्ट नहीं किया। लेकिन विडंबना देखिए, इस सब हंगामे और निराशा के बीच इस पूरे प्रकरण ने अनजाने में ही स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई ताकत, एक नई दिशा दे दी। आपने बिल्कुल सही निचोड़ निकाला। साइमन आयोग ब्रिटिश राज की शायद उन बड़ी रणनीतिक भूलों में से एक था, जिसने भारतीय राष्ट्रवाद की आग को बुझाने के बजाय और भड़का दिया। इसने साफ कर दिया कि अंग्रेजी सोच और भारतीयों की अपनी किस्मत का फैसला खुद करने की इच्छा के बीच की खाई कितनी गहरी हो चुकी है। जो आयोग संवैधानिक गुत्थी सुलझाने आया था, वो उसे और उलझा गया और अनजाने में ही पूर्ण स्वतंत्रता की मांग के लिए जमीन तैयार कर गया। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हमने बात की कि क्लेमेंट एटली, जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने और जिनके समय भारत आज़ाद हुआ, वो इस साइमन कमीशन के सदस्य थे। उन्होंने भारत में इस आयोग का तीखा विरोध, वो जनभावनाएं, वो गुस्सा सब अपनी आंखों से देखा था। क्या ये मुमकिन है कि उस अनुभव ने सालों बाद जब वो खुद सत्ता में आए तो भारत की आज़ादी की ज़रूरत और अनिवार्यता को समझने में उनकी मदद की हो? ये सोचने वाली बात है।